नमस्कार सभी को। हम सीवाईसी की तरफ से यूपी टेट में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं और इसी सीरीज के तहत हम 2011 में आए हुए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। इसमें हम पर्यावरणीय शिक्षा के खंड को हल करने जा रहे हैं, तो एक एक करके देखते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 121, प्रश्न नंबर 121 का क्या कहना है कि निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। ठीक है, तो कौन सी संस्था है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, तो हमको पता है कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है यानी कि WWF, यह क्या करता है, पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करता है। ठीक है, WWF की स्थापना 1961 में हुई थी। 1961 में। इसका प्रतीक यदि हम बात करें, इसका सिंबल क्या है, इसका प्रतीक है जायंट पांडा। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है ग्लासगो में। ग्लासगो और ग्लासगो कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है WWF नाम की, उसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। किस उद्देश्य से, कि पर्यावरण सुरक्षा कर सके, पर्यावरण का संरक्षण पूरे देश में उसकी देखभाल कर सके। ठीक है, इसका प्रतीक क्या है, जायंट पांडा, और इसका मुख्यालय कहाँ है, ग्लासगो में, स्विट्जरलैंड में। तो 121 का विकल्प हो जाएगा ए विकल्प इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 122, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। ठीक है, हमको पता है कि हम फसलों को कीटों से बचाने के लिए अनेक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। यह कीटनाशक क्या होते हैं, जल में मिल जाते हैं, और जल में मिलने के कारण से कौन सा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण। तो कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा, जल प्रदूषण। इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 123, 123 का क्या कहना है कि लवण जो जल का अवशोषण करता है। ठीक है, तो जल का अवशोषण देखना है, तो ये कौन सा लवण हो जाएगा, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक हाइग्रोस्कोपिक लवण की एक प्रमुख विशेषता यह होती है कि यह अपने आसपास उपस्थित जल के अणुओं को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो इसका विकल्प सही हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 124,
ठीक है। इसके तहत क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण कहाँ पे, जहाँ पे वो हैं। तो जब किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का या पर्यावरण का या फिर प्राकृतिक अधिवासों का या फिर प्रजातियों का संरक्षण जहाँ पे वो मौजूद हैं वहीं पे किया जाए तो उसको बोलते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, बी। ठीक है। मतलब जैसे कोई जंगल है तो जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, पक्षी, यदि हम उनका संरक्षण करें मतलब उनका देखभाल करें, रख रखाव बढ़िया से करें और उनको अपना जगह ना बदलना पड़े, ना उन पेड़ पौधों को, ना उन जानवरों को, ना पक्षियों को, तो ये स्वस्थानीय हो जाएगा। और एक संरक्षण और तरीका होता है बहिस्थानीय। उसमें क्या करते हैं, एक स्थान बनाते हैं और उस स्थान पर विभिन्न पशु पक्षियों को लेकर हम आते हैं। जिसका बेस्ट एग्जांपल है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर कैसा है, बहिस्थानीय संरक्षण। प्रश्न नंबर 125, सामुद्रिक कच्छपों को जीवन जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वह 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में डेढ़ उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है। ठीक है। तो प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं। सामुद्रिक कच्छप यानी समुद्र में रहने वाले जो कछुए हैं उनको जीवंत जीवाश्म कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है। ठीक है। तो हम 5 प्रजातियां कुल होती हैं। इन 5 प्रजातियों में ओलिव रिडले यह जो प्रजाति है यह सबसे ज़्यादा पाई जाती है कछुओं की भारत उपमहाद्वीप में। ठीक है, ओलिव रिडले। प्रश्न संख्या 126, विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है। ठीक है। तो विश्व उष्मायन का मतलब क्या हो गया कि पूरे विश्व का जो तापमान है वह बढ़ रहा है। तो यह जो तापमान बढ़ रहा है इसके लिए कौन सा जिम्मेदार सबसे ज़्यादा है। ठीक है। तो हमको पता है कि जो हम वाहन चलाते हैं, गाड़ी वगैरह, इससे कई प्रकार की गैसेज निकलती हैं। ठीक है। तो इनमें कौन सी गैस हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये सब बहुत हानिकारक गैस है। ये क्या करती है, यह वायुमंडल में जमा हो जाएगी और वायुमंडल में जमा जब हो जाएगी तो क्या करेगी, जो सूर्य की रोशनी आ रही है और यह रोशनी जब वापस जाएगी इसको बोलते हैं पार्थिव विकिरण। तो इन विकिरणों को रोकने का काम करती है। तो जब ये विकिरण रुकेंगे तो क्या होगा, पृथ्वी गर्म हो जाएगी। तो इन गैसेस का ये जो गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये गैस जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा जो पृथ्वी की गर्मी है वो बाहर नहीं निकल पाएगी। तो पृथ्वी क्या हो जाएगी, उसका तापमान बढ़ता जाएगा समय के साथ। इसी को बोला जाता है विश्व उष्मायन। ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि विश्व उष्मायन के लिए जिम्मेदार क्या है।
तो विश्व उष्मायन के लिए जिम्मेदार मुख्यतः 2-3 गैसें हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जो भी लिखा था CO2, N2O, मीथेन। और ये किससे निकलते हैं? वाहनों से जो गैस निकलती है उनमें इनकी मात्रा पाई जाती है। प्रश्न नंबर 127। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है। ठीक है, धातुमय प्रस्तर। तो हमको पता है कि अयस्क जो होते हैं, अयस्क, अयस्कों को ही हम धातुमय प्रस्तर बोलते हैं। ठीक है, अयस्क किसे बोलते हैं? अयस्क उस खनिज को बोलते हैं जिस खनिज से किसी तत्व को हम कम खर्चे में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें, खर्च भी कम होना चाहिए और आसानी से प्राप्त भी हो जाए, इसे क्या बोलते हैं? अयस्क। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि धातु में प्रस्तर किसे बोलते हैं, तो धातु में प्रस्तर का उत्तर हो जाएगा अयस्क, विकल्प डी। प्रश्न नंबर 128 पूछ रहा है कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। पेड़ पौधे क्या घटाते हैं? प्रदूषण को। क्यों घटाते हैं? क्योंकि वे किसी गैस का अवशोषण करते हैं। किस गैस का? हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पेड़ पौधे अवशोषण करते हैं। क्योंकि करते क्या है ये? कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे वायुमंडल से, जमीन के नीचे से लेंगे जल, क्लोरोफिल, उनमें जो हरे रंग के पत्ते होते हैं वहाँ क्लोरोफिल पाया जाता है। तो CO2 प्लस वाटर, यह अभिक्रिया होगी कहाँ पे? क्लोरोफिल में, मतलब पत्तियों में, जो कि हरे रंग की होती हैं, और सूर्य की रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। तो यह मिल के क्या बनाएगा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो यानी कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, पौधे क्या करते हैं? उस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। अवशोषित करने के बाद सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक स्थान पर आपस में विक्रिया करेंगे, जिससे क्या बनेगा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो यानी कि पेड़ पौधे जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसकी संख्या कम होती जाएगी, और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या या वैश्विक तापन की समस्या, ऊष्मन की समस्या भी घटेगी। तो इसका विकल्प हो जाएगा, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 129, भूकंप मापा जाता है। ठीक है, तो हमको भूकंप किस में मापा जाता है? रिक्टर पैमाने पे। रिक्टर पैमाने पे यह एक पैमाना है जो कि क्या नापता है? भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रिक्टर पैमाने से। और रिक्टर पैमाना जो होता है, एक यंत्र होता है, उस यंत्र का नाम है सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ नामक यंत्र में रिक्टर पैमाना लगा होता है, और इस रिक्टर पैमाने से ही हम मापते हैं कि भूकंप कितना तीव्र है, भूकंप शक्तिशाली कितना है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता मापते हैं। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा रिक्टर पैमाना। प्रश्न नंबर 130, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। ठीक है, महासागर में जल कई तरीके से बढ़ सकते हैं। उनमें से जो सबसे प्रसिद्ध तरीका है या सबसे ज़्यादा जिससे वृद्धि होती है वह होता है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ के पिघलने से। हमको पता है कि
विश्व का तापमान बढ़ रहा है, तो विश्व का तापमान बढ़ने से क्या होगा, बर्फ पिघलना शुरू कर देंगे। तो बर्फ पिघलेंगे तो पानी बनने लगेंगे। पानी जब बनेंगे तो पानी का आयतन बढ़ जाएगा। पानी का आयतन बढ़ने से क्या होगा, जल जो है वह ऊपर आने लगेगा, यानी कि जल स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमने गाड़ी का प्रयोग किया। गाड़ी के प्रयोग से क्या निकले, CO2। या क्या इसने क्या किया, इसने वैश्विक तापन किया या फिर विश्व के तापमान को बढ़ा दिया। जब ताप बढ़ा तो उससे क्या हुआ, बर्फ पिघला। अब बर्फ पिघलने से बर्फ किस में बदल गया, पानी में। अब पानी में बदल गया तो पानी का मात्रा ज़्यादा हो गया, इससे क्या हो गया, जल स्तर बढ़ गया। जल स्तर, और जल स्तर बढ़ने से क्या हो जाएगी, समुद्र का पानी ऊपर आने लगेगा और इससे बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। प्रश्न नंबर 131, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। ठीक है। तो सल्फर से मिश्रित सबसे हानिकारक गैस होती है SO2। ठीक है। यह वातावरण में बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसका नाम होता है सल्फर डाइऑक्साइड। यह प्रश्न पूछ रहा था कि वातावरण में अत्यधिक हानिकारक ऐसी गैस बताओ जिसमें सल्फर हो, तो कौन सा होगा, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 132, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ठीक है। अभी हमने सीखा है कि वायु प्रदूषण किस वगैरह से हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमने ये भी सीखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है इसको सोखा जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है। कैसे, वृक्षों के द्वारा। ठीक है। तो वृक्ष दो काम करेंगे, CO2 को ग्रहण भी करेंगे, यानी कि CO2 की संख्या घटाएंगे, और ऑक्सीजन निकालेंगे तो ऑक्सीजन की संख्या बढ़ेगी। तो जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा वैसे वैसे वातावरण साफ होता जाएगा, तो वायु प्रदूषण कम होता जाएगा। यानी कि वायु प्रदूषण को रोकने का एक तरीका है कि हम वृक्षों को बढ़ाएं। प्रश्न नंबर 133, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 5 जून को। 1972 में यह निर्णय लिया गया था और तभी से यह मनाया जाता है 5 जून को। प्रश्न नंबर 134, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। ठीक है, कौन सा स्तर। ठीक है। तो हमको पता है कि पृथ्वी से ऊपर या फिर पृथ्वी का एक स्तर होता है, उसको बोलते हैं ओजोन स्तर। ओजोन स्तर में एक गैस होती है ओजोन, इसका सूत्र होता है O3। यह क्या करता है, यह सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी किरण को, किसको, पराबैंगनी किरण को, यह सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी किरण को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। पराबैंगनी किरण बहुत हानिकारक होती है और यदि ओजोन उसको ना रोके तो यह धरती पे आ जाएगी, और जब धरती पे आएगी तो यह जीव जंतुओं, मनुष्यों इत्यादि की त्वचा आदि पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालती है, बहुत ही नुकसानदायक होती है। इसलिए ओजोन इसको क्या करती है,
धरती पर पहुंचने से पहले ही रोक लेती है। ठीक है। और ओजोन होता किस स्तर में है? ओजोन स्तर में। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी। प्रश्न नंबर 135। किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करता है। ठीक है। ठीक है। तो फ्लोरा और फौना, फ्लोरा और फौना, फैना, फ्लोरा और फौना यह होता है। तो फ्लोरा फौना में होता है पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। इसका अर्थ होता है पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। तो विकल्प इसका ए सही हो जाएगा। 136। ठीक है। यह पूछ रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं ये हम जान लेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर हमको मिल जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र, तो पारिस्थितिकी तंत्र उसे बोलते हैं जिसमें जैव तथा अजैव दोनों पाए जाते हैं। जैव का मतलब जो जीवित है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये जैव में आ जाएंगे। अजैव का मतलब जल है, वायु है, मिट्टी है, ये सब क्या हो जाएंगे? अजैव तत्व हो जाएंगे। तो जो भी तंत्र या जो भी जगह या जो भी स्थान ऐसा हो जहाँ पर जीव जंतु पेड़ पौधे भी पाए जाएं, साथ ही साथ निर्जीव चीज़ें पाई जाएं, जैसे यही जल वायु ये सब चीज़ें। ठीक है। तो अब हम देखते हैं वायु क्या है? तत्व है। वायु से ये साबित नहीं हो पा रहा है कि जीव जंतु इसमें है कि नहीं। इसी तरह से जल भी एक तत्व है, इसमें भी साबित नहीं हो पा रहा है, मृदा में भी साबित नहीं हो पा रहा है, लेकिन तालाब में साबित हो रहा है। तालाब में जीव जंतु भी होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं, पानी भी होता है। तो कैसे है? इसमें जैव तत्व भी हैं और अजैव तत्व भी हैं। तो यही क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसका विकल्प हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 137। कौन जीवी कारक नहीं है? जीवी कारक का मतलब कौन ऐसा है जिसमें जीव नहीं है, जिसमें प्राण नहीं है। ठीक। तो हमको पता है कि पेड़ पौधे भी जीवित हैं, सूक्ष्म जीव भी जीवित होते हैं, जंतु भी जीवित होता है। क्या जीवित नहीं है? प्रस्तर। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 137 का विकल्प हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 138। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। हमको पता है कि सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? धरती पर पाए जाते हैं। यानी कि धरती यानी कि कौन सा मंडल? स्थल मंडल। विकल्प हो जाएगा ए। 139। अन्य मृत जंतुओं पर अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या बोलते हैं? ठीक है। ठीक है। ये किस पे निर्भर होंगे? मृत जंतुओं पर। तो क्या करते हैं? मृत जंतुओं को खाते हैं। ठीक है। मृत जंतुओं को खाते हैं, मृत पेड़ पौधों को खाते हैं। इनको बोलते हैं स्कैवेंजर। स्कैवेंजर या फिर मृतोपजीवी, मृतोपजीवी। ठीक है। यह किस पे निर्भर होते हैं? मरे हुए पदार्थों पर। ये मरे हुए जीव जंतु भी हो सकते हैं, मरे हुए पेड़ पौधे भी हो सकते हैं,
तो इसके व्यंजन जो होते हैं वो शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं। ठीक है, दोनों टाइप के होते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है गिद्ध। गिद्ध क्या होता है? मरे हुए जीव जंतुओं को खाता है। ठीक है, तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? इसका विकल्प सही हो जाएगा सी, इसके मंजर। प्रश्न नंबर 140। ठीक है, सीएनजी का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, तो सीएनजी, सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस जो हम निकालते हैं उसको हम क्या करते हैं, बहुत अधिक दाब पर क्या करते हैं, एक कंटेनर में रख देते हैं या सिलेंडर में रख देते हैं, दाब को बहुत ज़्यादा करके। तो जब सिलेंडर में रख देंगे तो उसी का नाम क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और उसका शॉर्ट फॉर्म होगा सीएनजी। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? इसका विकल्प सही हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 141। निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? तो अभी हमने जाना है कि विश्व उष्मायन के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती किस में है? वाहनों से निकलेगी, और वाहनों से निकलकर किस में मिल जाएगी? यह मिल जाएगी वायु में। तो जब वायु में मिल जाएगी तो क्या होगा, वायु प्रदूषण। ठीक है, और वायु प्रदूषण भी होगा, साथ ही साथ क्या करेगा, यह धरती का तापमान बढ़ा भी देगा। तो विश्व उष्मायन के लिए कौन ज़्यादा उत्तरदायी है, या फिर कौन उत्तरदायी है? तो वायु प्रदूषण। प्रश्न संख्या 142। ठीक है, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया हुआ है, जो है लगभग, हमको पता है कि पृथ्वी जो है इसमें स्थल तथा जल दोनों है। ठीक है, स्थल कितना है, 1/4, और जल कितना है, 3/4। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए। 143। ठीक है, यह पूछ रहा है कि स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है। ठीक है, होता क्या है कि जल जो होती है, यह जल कुछ स्थानों पे जाके निक्षेप डाल देती है। निक्षेप का मतलब होता है जल के साथ जो धूल कण मिट्टी वगैरह बह रही है वो जाके कहीं ना कहीं बैठ जाएगी। तो इससे जो आकृति बनती है, कई सारी आकृतियाँ बनती हैं, उनमें से ये दो आकृति महत्वपूर्ण हैं, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट। होता क्या है कि जल के साथ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जल के साथ कैल्शियम कार्बोनेट बहकर आता है और वो किसी जगह पे जमा हो जाएगा। तो जब जमा हो जाएगा तो ये कठोर संरचना बनाता है। ठीक है, तो कठोर संरचना बनाएगा इस टाइप का कुछ, तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट। तो पूछ ये रहा है, प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि स्टेलेक्टाइट एवं स्टेगमाइट किसका निक्षेपण होता है? तो उत्तर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 144। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? ठीक है, देखते हैं। धुआं और कुहासा। वायु प्रदूषण से क्या होता है, धुआं चारों तरफ जनरेट हो जाता है, इससे कुहासा भी होता है।
जैसे इसका बेस्ट उदाहरण, यदि इस समय दिल्ली का हम लोग वीडियोज़ देखें, दिल्ली की सिचुएशन क्या है, परिस्थिति क्या है, तो आपको दोनों चीज़ें दिखाई देंगी, धुआं और कुहासा दोनों है वहाँ पे। वाहनों से निकलने वाली गैस, हाँ हमने अभी देखा है कि वाहनों से 3 टाइप की गैस निकल सकती है, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन। तो यह भी वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, हाँ ये भी है, क्योंकि जलती हुई लकड़ी से भी क्या निकलती है, CO2 निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, तो इससे भी वायु प्रदूषण होता है। तो यानी कि ऊपर वाले तीनों विकल्प वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। तो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा कि तीनों सही हैं, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 145। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि प्रदूषण को रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है। भारत भी प्रयत्न कर रहा है और अन्य देश भी प्रयत्न कर रहे हैं, और इसी के तहत क्या रोक दिया गया था, किस चीज़ का बैन कर दिया गया था। तो ये बैन किया गया था, हमको पता है, पॉलीथीन के प्रयोग का, पॉलीथीन या प्लास्टिक के प्रयोग का, इसके प्रयोग पे बैन लगा दिया गया था कि इसका प्रयोग अब नहीं होगा, क्योंकि इससे प्रदूषण बढ़ता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी। क्योंकि होता क्या है कि प्लास्टिक जो होता है या पॉलीथीन जो होता है, ये आसानी से नष्ट नहीं होता है। ठीक है, तो यदि कोई भी अशुद्धि है और वो नष्ट नहीं हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेगी, वो प्रदूषण करेगी। ठीक है, तो इसीलिए प्लास्टिक के थैले पे बैन लगाया गया, ताकि इसका प्रयोग कम हो और ये नुकसान कम पहुंचाए। तो विकल्प हो जाएगा बी, प्लास्टिक के थैले। हवा में 106, प्रश्न संख्या 146, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है। ठीक है, तो इसका विकल्प हो जाएगा डी। हवा में सबसे ज़्यादा गैस होती है नाइट्रोजन। हवा में नाइट्रोजन होता है 78%। नाइट्रोजन, हवा में सबसे ज़्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन, और कितना होता है, 78%। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितना होता है, 21%। फिर होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, यह कितना होता है, 0.03%। और बाकी जो बचा शेष, वो कितना हो जाएगा, 0.97। ठीक है, तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, तो विकल्प हो जाएगा डी, 21%। प्रश्न संख्या 147, परम तापक्रम पैमाना कौन सा है। ठीक है, तो परम तापक्रम पैमाने को हम केल्विन से नापते हैं। परम तापक्रम को किससे नापते हैं, केल्विन से। और केल्विन कितना होता, केल्विन को बड़े वाले टी से प्रदर्शित करते हैं, और बड़ा वाला टी बराबर होता है 273 प्लस छोटा वाला टी। छोटा वाला टी किस में होता है, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो बड़ा वाला टी बराबर होता है 273 प्लस छोटा वाला टी डिग्री सेल्सियस में। कहने का मतलब है कि यदि हमको 227 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो क्या करेंगे, 273 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 300। तो 27 डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाएगा 300 केल्विन। एक उदाहरण है। प्रश्न संख्या 148, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। ठीक है, इसका भी हम जिक्र कर चुके हैं अभी। प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है, हम बताए थे,
कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 लगेगा, वाटर लगेगा, और ये घटना कहाँ पे होगी? क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? हरे पौधों में। हरे, हरा होगा वहाँ क्लोरोफिल पाया जाएगा, और वहीं पे क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण होगा। प्रकाश संश्लेषण मतलब पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे होगा? सभी हरे पौधों द्वारा। प्रश्न संख्या 149। प्रश्न संख्या 149 यह पूछ रहा है कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ठीक है, तो ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण जो मापा जाता है वो मापा जाता है डेसिबल। डेसिबल, मल नहीं, डेसिबल में। ठीक है, और हमारे जो सुनने की क्षमता होती है 70 से 80 डेसिबल तक ही हम बर्दाश्त कर सकते हैं। 70 से 80 डेसिबल की तीव्रता तक ही हम ध्वनि बर्दाश्त कर पाएंगे। इससे अधिक तीव्र होगा तो उसी से क्या हो जाएगा? ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो जाएगा। तो यदि ये भी पूछता है प्रश्न में कि कितने डेसिबल तक ध्वनि प्रदूषण नहीं माना जाता है, तो इसका आंसर होगा 70 से 80 डेसिबल तक। तो प्रश्न जो पूछ रहा है उसके आधार पे ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है किसमें? डेसिबल में। विकल्प हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 150। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? ठीक है, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो ये भी हमने अभी पढ़ा है कि पर्यावरण के हानिकारक कागज नहीं है, धातु भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है। क्या हानिकारक है? प्लास्टिक। प्लास्टिक हानिकारक क्यों है? क्योंकि प्लास्टिक को आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद। उम्मीद है कि आपकी तैयारी को निखारने का प्रयत्न करेगा।